अब इसमें अप्लाई करेंगे फैराडेज लॉ। अगर बिगर रिंग में करंट फ्लो कर रहा है आई करंट फ्लो कर रहा है, ये बिगर रिंग प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, और का मैग्नेटिक फील्ड इस स्मॉलर रिंग से पास करेगा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगा स्मॉलर रिंग से, और इससे फिर पास करेगा फ्लक्स। तो बिगर रिंग प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, और उसका मैग्नेटिक फील्ड इस स्मॉलर रिंग से पास करेगा। तो कितना फ्लक्स पास करेगा ये कैलकुलेट पहले करते हैं। तो फ्लक्स थ्रू स्मॉलर रिंग, फ्लक्स थ्रू स्मॉलर रिंग क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बिगर रिंग, बिगर रिंग के चलते मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा निकाल सकते हैं, और इनटू एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द स्मॉलर रिंग। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी रिंग के चलते होता है एक्सिस पर, कितना होता है म्यू नॉट आई इंटू रेडियस का स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू डी पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इंटू स्मॉलर रिंग का एरिया कितना हो गया, पाई बी स्क्वायर, पाई बी स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन यहाँ पर सेम है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि कॉस 0 डिग्री। ये हो गया फ्लक्स। तो फ्लक्स निकालने में हम लोग अप्रोक्सीमेशन लिए हैं। अप्रोक्सीमेशन क्या लिए? ये क्वेश्चन में दिया है कि बी इज वेरी वेरी स्मॉलर देन ए, रिंग बहुत छोटा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके एक्सिस पर वही मैग्नेटिक फील्ड पूरे रिंग से ले सकते हैं। क्योंकि रिंग का एरिया बहुत छोटा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो इसके एक्सिस पर होगा उसके आसपास का मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ले सकते हैं ऑलमोस्ट। तो अप्रोक्सीमेशन लेकर के इसको बनाए, तो क्या गया फ्लक्स। और इसमें फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्लक्स डिपेंड कर रहा है करंट पे, और करंट यहाँ पर चेंज हो रहा है। करंट चेंज होगा तो इससे फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। और किसी भी लूप से फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। तो फ्लक्स में कौन कौन सा टर्म कांस्टेंट है? म्यू नॉट कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, बी स्क्वायर कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, ए स्क्वायर कांस्टेंट, एक्स डिस्टेंस भी कांस्टेंट। ये सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट जैसा है वैसा रह गया। और अब केवल डिफरेंशिएशन में किसका डिफरेंशिएशन होगा, आई का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ हो जाएगा डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी कितना है, आई इक्वल्स टू घन है आई नॉट इंटू टी, तो डी आई बाई डी टी आई नॉट। तो डी आई बाई डी टी का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे केवल, ये आ जाएगा कितना, मी नॉट पाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इंटू आई नॉट। बस ये आ गया आंसर, ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर इसका रेजिस्टेंस भी दिया रहता, अगर मान लो कि छोटे रिंग का रेजिस्टेंस गिवन रहता, रेजिस्टेंस इसका मान लो दिया हुआ है आर, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट कितना होगा? तो आई इंड्यूस्ड इक्वल्स टू ई बाई ई इंड्यूस्ड बाई आर। ई इंड्यूस्ड कितना आया है वो वैल्यू निकाल लेंगे, वो तो है ही पता। तो इंड्यूस्ड करंट निकालना होता तो ई आई बराबर ई बाई आर कर देंगे। अब करंट का डायरेक्शन इसमें किधर होगा, सेम डायरेक्शन होगा कि अपोजिट होगा? अपोजिट होगा, क्योंकि करंट इसमें जो है वो करंट समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, करंट इंक्रीजिंग है। तो लेंज लॉ के अनुसार
इसमें इंड्यूस्ड करंट ऐसा होना चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ने से रोके, क्योंकि करंट अगर बढ़ेगा तो उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा। अगर करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड को वो और बढ़ाएगा, लेकिन इंड्यूस करंट अपोज करेगा चेंज को, फ्लक्स चेंज को अपोज करेगा या रीजन को चेंज अपोज करेगा। तो इसमें करंट ऐसे फ्लो करना चाहिए जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था उसको बढ़ने को मिनिमाइज किया जा सके। तो इसमें इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हो जाएगा अपोजिट। अगर करंट ये होता डिक्रीजिंग तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होता, सेम हो जाता। दो लूप में तो यही होता है ना कि दो लूप है तो एक में अगर करंट बढ़ रहा है तो दूसरे में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, और करंट डिक्रीजिंग है तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो इसमें किसी को दिक्कत है? इस तरह से जितना भी डिफरेंट डिफरेंट केस में हम लोग फ्लक्स निकाले थे, डिफरेंट डिफरेंट केस में फ्लक्स निकाले थे, सब में अगर करंट को एक में चेंज करेंगे तो दूसरे में करंट फ्लो होने लगेगा, इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगेगा। तो सारा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग उस तरह का बना सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग एक और चीज़ देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कितने तरह का होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है दो तरह का, एक होता है सेल्फ और एक दूसरा म्यूचुअल। तो हम लोग देखते हैं सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। ये हो गया ना, इसमें किसी को डाउट किसी कुछ भी? हो गया। नेक्स्ट, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या हुआ? सेल्फ इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन का सबसे सिंपल एग्जांपल जो हम लोग देखते हैं वो जैसे फिलामेंट वाला बल्ब। फिलामेंट वाले बल्ब में देखते होंगे कि लाइन कट जाने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गया, उसके बाद भी देखते हैं कि उसमें कुछ देर तक ब्राइटनेस रहता है, अगर सर्किट कंप्लीट रहे तब। या कोई भी कॉइल ले लो जिसका सर्किट अगर कंप्लीट रहे और करंट पहले से जा रहा था और वो ग्लो कर रहा था, लेकिन करंट हम अचानक बंद कर देंगे तो भी कुछ समय तक वो ग्लो करेगा। तो उसके पीछे कारण क्या है? वो चीज़ हो रहा है ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। जैसे कि एक कॉइल है, एक कॉइल है या कोई भी तरह का किसी भी तरह का कॉइल या लूप है, जैसे ये लूप है, और इस लूप में मान लो कि करंट फ्लो हो रहा है, लूप में कॉइल में करंट फ्लो करा दिए, करंट फ्लो करा दिए। अगर अगर मान लेते हैं कि इस कॉइल में करंट को हम चेंज कर दें, करंट को चेंज कर दें, जैसे इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो वो करंट क्या प्रोड्यूस कर देगा,
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इसी कॉइल में जो करंट फ्लो कराए वो कॉइल प्रोड्यूस कर देगा मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से पास करेगा, मतलब इस कॉइल से फ्लक्स पास करेगा। अगर इसमें हम करंट ऐसे फ्लो करा दें, ये करंट प्रोड्यूस कर देगा मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से लूप से पास करेगा, यानी इससे फ्लक्स पास करेगा। तुम समझ ही रहे हो, किसी कॉइल में लूप में अगर करंट फ्लो कराते हैं तो उस करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल से भी पास करेगा, यानी कि इससे फ्लक्स पास करेगा। अब अगर इस करंट को हम चेंज कर दें तो इससे फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। और जब किसी भी लूप से कॉइल से फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें डेवलप होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा। यानी कि जब किसी कॉइल में हम करंट को चेंज करेंगे तो सेम कॉइल में हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेम कॉइल में हो रहा तो सेल्फ इंडक्शन। और एक तरह का होता है इंडक्शन, कौन सा, म्यूचुअल। एक और होता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन जब एक कॉइल में, यहाँ पर दो कॉइल अब होगा, एक कॉइल ये वाला, एक कॉइल ये। अगर इस कॉइल में करंट चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसमें होगा, या इसमें करंट चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसमें होगा। लेकिन करंट चेंज करने के चलते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेम कॉइल में होगा तो उसको बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन क्या है, जब सेम कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है ड्यू टू चेंज इन करंट, तो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। जब किसी कॉइल में करंट चेंज करेंगे तो सेम कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, ऐसे इंडक्शन को बोलेंगे, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन।
सेल्फ इंडक्शन सेम कॉइल में होता है। किसी भी कॉइल में करंट अगर चेंज होगा तो उसमें एक और करंट फ्लो होने लगेगा, तो इस तरह के इंडक्शन को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। और ऐसे करंट को क्या बोलेंगे? सेल्फ इंड्यूस्ड करंट, या सिंपली बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। और ये जो हो रहा है वो किसके अनुसार हो रहा है? जो भी इंडक्शन होगा वो लेंज लॉ के अनुसार होगा। लेंज लॉ तो हर जगह पर जहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है वहाँ सभी जगह पर लेंज लॉ लगेगा। लेंज लॉ हमेशा याद रखना है कि लेंज लॉ के अनुसार हम बोल सकते हैं कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा होता है जो कि अपने रीजन को ही अपोज करे। अब जैसे देख लो, इस कॉइल में करंट को हम अगर चेंज करते हैं, करंट को बढ़ाते हैं, I0 × T ऐसा मान लो कोई करंट जाता है, तो करंट जो है इस कॉइल से जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। और उसके अनुसार बोल सकते हैं कि फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स भी बढ़ेगा, फ्लक्स चेंज होगा, और उसके चलते इसमें होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा तो वो क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ने से रोकेगा। या करंट जो बढ़ रहा था यहाँ पर कारण क्या है? रीजन क्या है फ्लक्स चेंज का? करंट का बढ़ना। तो करंट को बढ़ने से रोकेगा। किसी कॉइल में अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो कॉइल उस करंट को बढ़ने से रोकेगा। तो करंट ये प्रोड्यूस करेगा किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। तो जैसे इस कॉइल में अगर करंट हम चेंज करेंगे तो कॉइल उस चेंज को रोकेगा और वो प्रोड्यूस करेगा करंट इस डायरेक्शन में। करंट यहाँ पर इंक्रीजिंग है तो करंट होगा अपोजिट डायरेक्शन में। अगर करंट मान लो कि ऐसा कुछ होता डिक्रीजिंग, e⁻⁻t रहता, तो करंट इसमें डिक्रीज कर रहा है, तो इसमें भी फ्लक्स चेंज होगा। करंट बढ़े चाहे घटे, दोनों के चलते क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स चेंज होगा तो उसके चलते इसमें करंट फ्लो होगा। अब करंट फ्लो किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन का करंट डिक्रीज कर रहा है तो ये कॉइल करंट भेज देगा सेम डायरेक्शन में, और करंट को डिक्रीज होने से रोकेगा। जब किसी कॉइल में करंट बढ़ रहा है तो कॉइल एक और करंट भेज करके उसको बढ़ने से रोकेगा। कॉइल में करंट घट रहा है तो कॉइल एक और करंट भेज करके, इंड्यूस्ड करंट भेज करके उसको घटने से रोकेगा। तो देख लो, किसी भी कॉइल में अगर हम करंट को चेंज कर दें तो कॉइल में दो तरह का करंट फ्लो होगा। एक जो बाहर से आ रहा है, बैटरी या सेल भेज रहा है, मेंस करंट, जो बैटरी सेल सप्लाई दे रहा है, मेंस करंट। और एक करंट कौन भेजेगा? कॉइल। कॉइल जनरेट करेगा कौन सा करंट? इंड्यूस्ड करंट। तो ये हो रहा है सेम कॉइल में, तो इसको बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन तो समझ ही गए होंगे। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है? एक कॉइल में करंट चेंज करेंगे, दूसरे में इंडक्शन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। देख लो, ये है कॉइल 1, ये कॉइल 1, ये कॉइल है 2, कॉइल 2, कॉइल 2। तो अब इसमें कॉइल 1 में करंट को चेंज करेंगे तो इसमें सेल्फ तो होगा ही, लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके अलावा इसे ही पास कर जाएगा। जब इसमें हम करंट फ्लो कराएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कॉइल से पास करेगा, यानी इससे क्या पास करेगा? फ्लक्स। तो एक में हम करंट को अगर चेंज कर दें दूसरे से, फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा, इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जब एक कॉइल में करंट चेंज करते हैं और दूसरे कॉइल में होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब 1 में करंट चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा 2 में, या 2 में करंट चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा 1 में। तो ऐसे EMI को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ तो सब में होगा। सेल्फ मतलब कि
इसमें जो करंट चेंज करेंगे तो इसमें तो सेल्फ इंडक्शन होगा, वो तो उसका अपना है। अब इसमें करंट चेंज करने से इसमें हो जाएगा इंडक्शन, तो इसमें भी करंट फ्लो होने लगेगा। लेकिन सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में सेल्फ क्या है, वीक है, उसको नेग्लेक्ट, जब दोनों होता है, जब दो कॉइल की बात करें तो फिर सेल्फ इंडक्शन को नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर उसको कंसीडर करने बोला है तो कंसीडर करेंगे। व्हेन करंट इन कॉइल 1 changes then electromagnetic induction then electromagnetic induction occurs in coil 2 और वाइस वर्सा। यानी कि कॉइल 1 में करंट चेंज करेंगे तो 2 में ईएमआई होगा, 2 में करंट चेंज करेंगे तो 1 में ईएमआई होगा। एक में करंट चेंज करेंगे दूसरे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, तो इस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैन बी called as म्यूचुअल इंडक्शन। समझ में आ गया ना, किसी को दिक्कत नहीं ना इसमें? एक कॉइल में करंट चेंज करेंगे, दूसरे में होगा ईएमआई। ये तो देखो, म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन जो है ना, वो आदमी सब में भी, हम लोग के साथ भी होता है इमोशन के केस में। जैसे तुम सोचो कि कोई कांटेक्ट हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है कोई कांटेक्ट। जैसे अ, कोई एक आदमी तुम्हारे सामने ही अगर सो रहा है, तो तुम उसको देखकर भी क्या होगे, इंड्यूस्ड हो जाओगे। थोड़ा सा सोने के लिए जरूर सोचोगे कि सो लेते हैं थोड़ा सा। एक रूम में दो दोस्त अगर पढ़ाई कर रहा है, एक जो है अचानक रात में बत्ती उत्ती ऑन करके पढ़ने लगा, तो तुम भी सोए हुए हो, कुछ देर तक तो खराब लगेगा कि अरे यार वो पढ़ रहा है, हम भी पढ़ते हैं। तुम भी थोड़ी देर बाद हो सकता है पढ़ाई करना शुरू कर दो। लेकिन वही दोस्त तुरंत पढ़ाई लिखाई बंद किया, आप जो है फिल्म देखने की तैयारी में लग गया है, मोबाइल ऑन किया, फिल्म देखना है, तुम भी कहो कि अरे हम भी देख लेते हैं। ये हो गया कौन सा इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्शन। एक दोस्त बहुत अच्छा किया, दूसरा देखकर क्या हो गया, दोस्त बहुत अच्छा भी करे तो दुख होता है, नॉर्मल रहे तो ठीक लगता है, अपने रेंज में रहे तो ठीक लगता है, जैसे ही हम लोग के रेंज से बाहर जाता है तो दुख होता है। दोस्त मान लो कि बहुत अच्छा कर लिया है, एकदम सोचे थे कि जस्ट IIT निकाले लेकिन रैंक ही ले आया, तो माइंड में थोड़ा सा टेंशन हो जाएगा कि हमारा क्या होगा। और दोस्त फेल कर गया तो भी दुख है कि दोस्त फेल कर गया, हम दुखी हैं। तो उसमें कुछ हुआ चेंज, उसके चलते हमारे अंदर चेंज हो रहा है, तो ये हो गया म्यूचुअल इंडक्शन। देखते हो क्रिकेट क्रिकेट विकेट में पाकिस्तान मैच जीतेगा, दुख यहाँ कुछ लोगों को होगा, यहाँ मैच जीतेगा पाकिस्तान में लोगों को दुख हो रहा है। हार गया, यहाँ खुशी की भावना कि इंग्लैंड हरा दिया, बहुत खुश बहुत खुश। तो ये वाला चीज है म्यूचुअल इंडक्शन। और सेल्फ इंडक्शन, कभी कभी तुम देखते हो खुद भी तुम बहुत दुखी हो, कभी कभी तुम्हारे अंदर दुख का जो है साम्राज्य स्थापित हो चुका है कि अब हमारा क्या होगा, अब कुछ हो नहीं सकता है, इस तरह का एकदम डिमोटिवेट हो गए। लेकिन उसी समय एक अंदर से करंट आता है कि नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये तो बेकार में सोच रहे थे, अभी फिर से तैयारी करेंगे। खासकर एग्जामिनेशन के समय में, जिस समय एग्जाम में गए और क्वेश्चन उश्चन नहीं बना है, तो उस समय शुरू में तो दुखी होता है, 3 घंटा में मान लो 2 घंटा निकल गया, पूरा दुख बीत गया। उसका तीसरा घंटा से मोटिवेट होते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, एग्जाम खत्म होगा, खत्म होते ही घर में जाएंगे, आज पढ़ाई करना शुरू करेंगे, सब किताब उताब निकाल लेंगे, सब पढ़ाई करेंगे, अब एक भी काम इधर उधर नहीं करेंगे। उस नहीं, एग्जाम के समय जैसे मान लो नीट दे रहे हैं, जेई दे रहे हैं, पहला अपियरिंग है, तो उसमें तुम उसमें माइंड में ऐसा थॉट आ सकता है, एग्जाम देने गए हैं, कोई क्वेश्चन नहीं बना, लग गया कि अब मेरा रिजल्ट आ चुका है,
तो उस समय होता है कि कोई बात नहीं, इस बार ना गड़बड़ाया है, अगले बार तो टॉप कर ही जाएंगे, अगले बार जो है पूरा जम पढ़ेंगे। अब एग्जाम खत्म होता है, उसके बाद फिर होता है जितना भी मोटिवेशन था एग्जाम के, अच्छा छोड़ो आज भर छोड़ दो, कल से फिर नॉर्मल लाइफ अपना धीरे धीरे आ जाता है। तो वही चीज़ है सेल्फ और म्यूचुअल। तो म्यूचुअल डिडक्शन, जब एक आदमी को चेंज हुआ, उसको देख के इसको कुछ हो गया, तो ये हो गया म्यूचुअल। और जब हमारे अंदर कुछ चेंज हुआ, कभी कभी कुछ आदमी ऐसा होता है, एक को देखे थे कि वो एग्जाम में हमेशा टॉप करता था, टॉप करता था, बहुत खुशी वाला है, लेकिन उसके अंदर में एक उसके अपोजिट करंट भी दौड़ता था कि अरे मेरे साथ अच्छा कैसे हो सकता है, जरूर कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो फिर दुखी हो जाता था। तो एक एक करंट चल रहा है, कॉइल में चेंज हुआ, तो एक दूसरा करंट उसको अपोज करेगा। अगर ये करंट बढ़ रहा है तो एक उल्टा डायरेक्शन में करंट भी फ्लो होने लगेगा, और अगर ये करंट घट रहा है तो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगेगा। जैसे बल्ब में देख लेते हैं, बल्ब के केस में, बल्ब में रहता है फिलामेंट, बल्ब में रहता है फिलामेंट। यहाँ पर लगा दिए स्विच, है सर्किट के रूप में देख लो, ये फिलामेंट है बल्ब का, और यहाँ पर स्विच है, स्विच ओपन है तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, बल्ब में कोई करंट नहीं है। अचानक हम स्विच को ऑन कर दिए, लाइन आ गया, स्विच ऑन किए, बल्ब में करंट गया, तो बल्ब में करंट जाता है तो क्या होता है, बल्ब स्विच ऑन करने के साथ पूरी तरह से ग्लो करता है। अगर बल्ब का फिलामेंट बहुत कॉइल बना दो, बड़ा कॉइल बना दो, तो तुरंत ग्लो नहीं करेगा, वहां पर पता चल जाएगा कि तुरंत ग्लो नहीं करता। लेकिन कॉइल छोटा होता है, बल्ब का फिलामेंट छोटा है, तो हम लोग उस टाइम गैप को पता नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। अगर कॉइल जैसे कि क्रिकेट के मैदान में जो होता है बल्ब सब, उसका मान लो कि हाँ फ्लड लाइट, तो उस केस में क्या होता है कि उसको ग्लो करने में टाइम लगता है। स्विच ऑन करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देने के बाद भी 10 मिनट 5 मिनट उसको टाइम लग गया है पूरी तरह से ग्लो करने में। तो देखते हो आजकल CFL बल्ब में भी ऑन करने के बाद तुरंत ग्लो पूरी तरह से नहीं करता है, कुछ समय के बाद वो पूरा ग्लो करता है। तो यहाँ भी कारण वही है। देखो जैसे स्विच अगर ऑन करते हैं तो ये करंट बैटरी भेजना तुरंत शुरू कर देगा, करंट बैटरी भेज दिया कितना आई, स्विच ऑन करने के पहले करंट कितना था, 0। तो करंट अचानक क्या हुआ है, 0 से अचानक बढ़ा है। तो इस कॉइल से करंट 0 से अचानक बढ़ गया, तो इसमें फ्लक्स चेंज हो गया, और फ्लक्स चेंज होने से इसमें होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके चलते पोटेंशियल डिफरेंस इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा, और उसके चलते इसमें करंट भी फ्लो होने लगेगा। अब करंट फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, तो करंट अचानक इधर 0 था, अचानक 0 से बढ़ा, तो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, उसको बढ़ने से रोकेगा, अपोजिट डायरेक्शन में कॉइल करंट सेंड कर देगा। जितना करंट बैटरी भेजा है उतना ही करंट कॉइल शुरू में भेजता है, और नेट करंट कितना कर देता है, 0। लेकिन समय के साथ साथ जो बल्ब के द्वारा भेजा जा रहा करंट है वो कम होने लगता है, वो डिक्रीज करने लगेगा, तो नेट करंट इधर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। जो बैटरी का करंट है वो तो फिक्स हो गया, इतना करंट बैटरी हमेशा भेजेगा, जैसे ही ऑन हो गया बैटरी करंट भेजना शुरू कर दिया। कॉइल शुरू में इतना करंट दिया था, धीरे धीरे ये करंट कॉइल का जो इंड्यूस्ड करंट है वो कम होने लगा, और अंतिम में क्या हो जाएगा, लास्ट में खत्म हो जाएगा, और फाइनली जो बैटरी का करंट है वो केवल इसमें रहेगा। तो फाइन टोटल करंट इसमें क्या हो रहा है, शुरू में 0 से धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे ट्यूब, ट्यूब को ऑन करते हैं तो देखते हैं, ट्यूब जैसे ये मरकरी ट्यूब जिसको बोलते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब, तो फ्लोरेसेंट ट्यूब में क्या होता है, अब तो आ गया है ना टेक्नोलॉजी, पहले पुराना जमाना कोई भी ट्यूब ले लो तो थोड़ा वो टाइम लेता था, उसमें ग्लो करने में टाइम लेता था। तो उसमें क्या होता है कि स्विच को ऑन किए, उसके अंदर में क्या है, कॉइल है, करंट को कॉइल से पास करा दिया जाता है। वायर और कॉइल में समझो अंतर, वायर मतलब रजिस्टर, और कॉइल मतलब इंडक्टर। तो कॉइल क्या करता है, करंट को अचानक नहीं बढ़ने देगा, अगर हम करंट अचानक भेजेंगे तो कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, और उसमें हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और वो करंट को अपोज करेगा। अगर करंट बढ़ा तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में करंट भेज करके रोकेगा। और करंट मान लो कि अगर हम स्विच को ऑफ कर दें, स्विच को ओपन कर दें, और सर्किट अभी भी मान लो कुछ करके हम क्लोज करा दिए, स्विच को ओपन कर देंगे, तो करंट इसमें अचानक क्या हो गया, 0 हो गया, करंट तो 0 हो गया,
लेकिन इंडक्टर क्या करेगा, फ्लक्स तो उसमें जैसे ही चेंज होगा तो करंट फ्लो होने लगेगा। पहले से ग्लो कर रहा था पूरी तरह से, करंट इसमें कांस्टेंट हो चुका था। अब करंट अचानक जीरो हो गया तो फ्लक्स घट गया। फ्लक्स घटा तो अब इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, फ्लक्स को घटने से रोकेगा। तो अब कॉइल सेम डायरेक्शन में करंट सप्लाई कर देगा। तो जब हम लोग स्विच किसी कॉइल में करंट सेंड करते हैं तो कॉइल अपोजिट डायरेक्शन में करंट भेज करके उसको रोकता है, अपोज करता है, बढ़ने से रोकता है। और करंट को अगर हम अचानक खत्म कर दिए तो कॉइल सेम डायरेक्शन में करंट सप्लाई करना शुरू कर देता है। तो इस तरह का सेम कॉइल में हो रहा है, तो इसको बोल रहे हैं सेल्फ इंडक्शन। लेकिन और जैसे बहुत सारा डिवाइस है, जैसे ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक कॉइल होता है, इस कॉइल में हम करंट को चेंज करते हैं और दूसरे कॉइल में करंट फ्लो होने लगता है। तो ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें करंट चेंज करेंगे, अगर इस कॉइल में हम करंट चेंज करेंगे तो इस कॉइल में करंट फ्लो होगा, या इसमें करंट चेंज करेंगे तो करंट फ्लो इसमें होगा। एक में चेंज करेंगे करंट फ्लो दूसरे में होगा। तो इस तरह का हो गया म्यूचुअल इंडक्शन। और जैसे देख लो, और जैसे मान लो कि एक ये रिंग है, एक रिंग और है, इसमें अगर हम करंट फ्लो करा दिए, इस करंट को अगर हम चेंज कर दें तो इस कॉइल में इस रूप में करंट फ्लो होने लगेगा। और ये तो देखे ही थे, सेम डायरेक्शन में होगा कि अपोजिट में होगा, वो डिपेंड करेगा इस करंट पर। करंट अगर इंक्रीजिंग है तो इसमें करंट फ्लो कैसे होगा, अपोजिट। और करंट अगर डिक्रीजिंग है तो करंट फ्लो कैसे होगा, सेम डायरेक्शन में। तो किसी भी एक में हम करंट को चेंज किए, इसमें करंट फ्लो होगा, या इसमें करंट को चेंज करेंगे तो करंट फ्लो इसमें होने लगेगा। तो इस तरह का हो गया म्यूचुअल। अब हम लोग को निकालना है, कैलकुलेट करना है किसी भी एक कॉइल का सेल्फ इंडक्शन और दो कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट। तो सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट या सेल्फ इंडक्टेंस, अब क्या कैलकुलेट करना है, अब कैलकुलेट करना हम लोगों को सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, और इसको बोलेंगे क्या, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन को, सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल, कैपिटल एल, किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस। ये कॉइल दिया हुआ है, रिंग दिया हुआ है, कोई भी तरह का लूप है, उसका होगा सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखो, सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट, सेल्फ इंडक्टेंस, सबको याद करो। पहले हम लोग क्या क्या कैलकुलेट किए हैं, किसी भी दो कंडक्टर के बीच में क्या होता है, दो कंडक्टर जैसे था, पैरेलल प्लेट दो ले लिए थे, तो उसका हम लोग कैलकुलेट क्या किए थे, कैपेसिटेंस। दो सिलेंडर ले लिए थे, उसका कैलकुलेट किए थे कैपेसिटेंस। तो किसी भी दो कंडक्टर के बीच में हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटेंस। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट किए थे, तो इसको क्या बोले थे, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का क्या होता है, कैपेसिटेंस। उसके बाद हम लोग देखे थे कोई इंडक्टर, सॉरी कंडक्टर, कंडक्टर जैसे वायर है, सिलेंडर है, स्फीयर है, तो कंडक्टर का क्या होता है, कंडक्टर का होता है रेजिस्टेंस, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टर। तो रेजिस्टर का क्या होता है, रेजिस्टेंस। जैसे कैपेसिटर का होता है कैपेसिटेंस, रजिस्टर का होता है रेजिस्टेंस। इसी तरह से अब एक नया चीज़ क्या आ गया, क्वाइल। क्वाइल का होता है सेल्फ इंडक्टेंस। तो अब एक और एलिमेंट हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक और एलिमेंट हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस।
जैसे कैपेसिटर का निकाले थे कैपेसिटेंस, रजिस्टर का रेजिस्टेंस, अब हम लोग सीखेंगे निकालना कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस यानी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग एक और एलिमेंट जोड़ेंगे। पहले देखे थे सीआर सर्किट, देखे थे कैपेसिटर रजिस्टर सर्किट, इसमें होता था कैपेसिटर और रजिस्टर, कैपेसिटर होता था, रेजिस्टेंस होता था। अब एक और चीज आ जाएगा, क्वाइल। किसी भी सर्किट में क्वाइल भी रहेगा, उस क्वाइल को हम क्या बोलेंगे? क्वाइल को बोलेंगे इंडक्टर। तो इंडक्टर का होगा सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो अब कैलकुलेट करना है किसी क्वाइल का सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट यानी कैपिटल एल कैसे निकालेंगे। तो पहला चीज, किसी भी क्वाइल के में करंट आई है तो वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय क्वाइल किसके प्रोपोर्शनल होगा? करंट क्या होगा? करंट इसमें आई है वो प्रोड्यूस करा है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और फ्लक्स जो होगा इस क्वाइल से, फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल? मैग्नेटिक फील्ड का होता है। फ्लक्स इक्वल्स टू बी डॉट ए, एरिया तो फिक्स्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल केवल होगा। और मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है? आई के। तो हम फाइनली यहाँ से बोल सकते हैं कि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो फ्लक्स को अगर हम इक्वेट करके लिख दें, अगर ऐसा लिख दें फ्लक्स इक्वल्स टू, और यहाँ पर सम कांस्टेंट लिख दें, कांस्टेंट का नाम क्या है? एल। तो सम कांस्टेंट होगा एल इंटू आई। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया कि किसी भी कॉइल से फ्लक्स होता है प्रोपोर्शनल टू करंट, तो फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होगा? सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू आई। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नाम क्या है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कैपेसिटर में भी ऐसे नहीं निकालते कैपेसिटेंस हम लोग थे। किसी कैपेसिटर में चार्ज जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो चार्ज होता है प्रोपोर्शनल टू भी, और चार्ज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। और फिर इस यहाँ पर अगर इक्वेट कर देंगे तो कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो वो कांस्टेंट क्या था? कैपेसिटेंस। और ये कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता था। उसी तरह से ये सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट फाई और आई पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये कौन सा है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉइल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द कॉइल that is also flux proportional to B और B proportional to I, यानी flux proportional to I। तो फ्लक्स बराबर क्या करेंगे? L इंटू आई। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट कितना होगा? फाई बाई आई, फाई बाई आई। इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्या ये सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू फाई और आई पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। अगर हम करंट को डबल कर दें तो फाई डबल हो जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बोल सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल करंट ये फाई इस पे डिपेंड नहीं करता है। प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉइल, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द कॉइल, दैट इज, ये ऐसे है प्रोपोर्शनल टू आई। ऑल्सो फाई इज प्रोपोर्शनल टू बी एंड बी प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि फाई प्रोपोर्शनल टू आई।
तो जितना भी हम लोग कैलकुलेशन पहले किए थे, कैपेसिटेंस निकाले थे। कैपेसिटेंस कभी भी बैटरी के वोल्टेज पर, कैपेसिटर पे चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे रजिस्टर का रेजिस्टेंस बैटरी के वोल्टेज पे, करंट, ये सब पे डिपेंड नहीं करता है। उस तरह से ये किसी भी लूप का, कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस फ्लक्स पे, करंट पे डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड किस चीज़ पे करेगा? वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स डिपेंड्स अपॉन शेप। कॉइल किस तरह का है, किस शेप का है, क्या उसका साइज है, किस तरह से रखा हुआ है, उसके अंदर में मीडियम क्या है, ये सब पे डिपेंड करेगा। शेप, साइज, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, मीडियम इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स, बस इसको भी ध्यान रखना है। किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस किस किसी पे डिपेंड करेगा? कॉइल का शेप, साइज, रेडियस, स्फेरिकल है तो रेडियस, सब कॉइल किस तरह से रखा हुआ, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, और कॉइल के अंदर में क्या चीज़ भरा गया है मीडियम के रूप में, आयरन है कि एयर है, वाटर है, क्या है मीडियम इनसाइड द कॉइल, ये सब चीज़ पे डिपेंड करेगा। अब बताओ, अगर हम करंट को डबल कर देंगे तो किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस पर क्या असर पड़ेगा? क्या डबल होगा? कोई चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा। अगर कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें तो उस कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। फ्लक्स से भी डिपेंड नहीं करता है। तो किसी कॉइल का अगर हमको निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस तो कैसे निकालेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? आई बाई आई। क्या करेंगे? उस कॉइल में पहले हम करंट अपने मन से मान लेंगे, करंट मान लेंगे। उस करंट के चलते प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के चलते हम निकाल लेंगे उस कॉइल से फ्लक्स। फ्लक्स अगर निकल गया तो फ्लक्स में करंट को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कांस्टेंट, और यही कांस्टेंट क्या कहा जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो क्या करना है प्रोसेस सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट निकालने के लिए? जैसे रिंग है, रिंग का अगर मान लो हम बोलते हैं कि उसका सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट निकालो। सोलेनॉइड है, उसका सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट निकालना है, तो हम पहला काम क्या करेंगे, उसमें अपने मन से कोई भी करंट आई मान लेंगे। करंट के चलते उसमें प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड, और फिर उस कॉइल से हम निकाल लेंगे फ्लक्स। फ्लक्स निकाल के करंट को हटा देंगे तो आ जाएगा कांस्टेंट सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट। अब इसका यूनिट बता सकते हैं, क्या यूनिट होगा इसका सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट का यूनिट? एसआई सिस्टम में इसका यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस फ्लक्स। हाँ, तो फ्लक्स को क्या बोलते हैं? वेबर में ना बोलते हैं, वेबर। वेबर हो गया, वेबर। और करंट का क्या हो गया? एम्पियर, वेबर पर एम्पियर। और इसी को साइंटिस्ट के ऑनर में क्या बोलते हैं? हेनरी। इसके लिए सिंबल क्या है? एच। तो किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट हेनरी में मेजर करेंगे। जैसे कैपेसिटेंस का यूनिट क्या था? फेराड। रेजिस्टेंस का था ओम। तो इंडक्टेंस का होगा हेनरी। हो गया ना? तो किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट हेनरी में मेजर करते हैं।
अब देखते हैं कि कोई कॉइल का सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए रिंग। किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट निकालना है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया है। पहला काम क्या करेंगे, कॉइल में अपने मन से करंट मान लेंगे, कोई भी आर्बिट्ररी करंट मान लेंगे। उस करंट के चलते कैलकुलेट करेंगे कि कॉइल कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और फिर मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा तो निकाल लेंगे फ्लक्स, और फ्लक्स मिल गया तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होगा, फ्लक्स बाई करंट, और ये आ जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट आ जाएगा। अब जैसे हम लोग को कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए रिंग। अगर शुरू में जो करंट लेंगे, शुरू में जो करंट मेन करंट लेंगे ना, तब देखो ये कॉइल, ये रिंग दिया हुआ है, रिंग का रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है ए। कैलकुलेट करना है इसका सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट। सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट, सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट किसी पे डिपेंड करेगा, कॉइल का ज्योमेट्रिकल पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, उसके अंदर मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो जैसे यहाँ पर रेडियस है, तो पहला स्टेप में क्या करेंगे, पहला स्टेप में इसमें करंट मानेंगे, तो लेट करंट, करंट इन द रिंग इज आई, करंट मान लिए। अब करंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला रिंग से, में कितना होता है, ए नॉट आई बाई 2 आर, ठीक है। लेकिन वो फॉर्मूला हमको केवल पता है कहाँ पर, सेंटर पे, सेंटर के आसपास पर नहीं पता है ना, सेंटर पता है चाहे एक्सिस से पता है, बाकी आसपास निकालना अभी हम लोग नहीं जानते हैं। तो हम लोग इसमें अप्रोक्सीमेशन लेके ही काम कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन, एक सही अप्रोक्सीमेशन जो होना चाहिए वो ले लेंगे, ठीक है। या क्वेश्चन अगर कुछ रहा कि ऐसा कॉइल है उसका सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट निकालना है, तो उसमें ये मेंशन कर दिया जाएगा कि टेक अप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग कितना हो जाएगा, P इक्वल्स टू मी नॉट आई बाई 2 आर, आर का वैल्यू क्या है, ए, ठीक है, ये हो गया। और अब लेंगे इसमें अप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेशन, जो मैग्नेटिक फील्ड हमको सेंटर पे पता है वो पूरे रिंग के लिए मान सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेशन ले करके काम करेंगे, जो सेंटर पर है मैग्नेटिक फील्ड उसको पूरे रिंग के लिए मान मान लेते हैं। टेकिंग ये अप्रोक्सीमेशन लिए, मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पर है उसको पूरे रिंग से मान लिए, ठीक है। अब नाउ फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू रिंग आई बराबर कितना होगा,
रिंग में करंट मान लिए, करंट उस करंट के चलते फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स का फॉर्मूला पी डॉट ए, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू लेना है मी नॉट आई बाई 2 r इंटू एरिया कितना है पाई ए स्क्वायर, ठीक है। और cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा। ये आ गया फ्लक्स। तो यहाँ से अब फाइनली कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि एल का वैल्यू क्या होगा। एल इक्वल्स टू होता है आई बाई आई, फ्लक्स में से करंट हटा दो, करंट को हटा देंगे फ्लक्स में से तो कितना आएगा? आई बाई आई हो जाएगा मी नॉट पाई ए स्क्वायर, एक कट जाएगा तो मी नॉट पाई ए बाई 2। तो ये आ गया रिंग का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट सिंपल प्रोसेस है। पहले क्या मानेंगे, उसमें अपने मन से कोई भी करंट मानेंगे, करंट प्रोड्यूस कर देगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के चलते उससे क्या निकालेंगे? फ्लक्स, फ्लक्स में से करंट को डिवाइड करें तो आ जाएगा कांस्टेंट। देखो ये करंट पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स करंट पे डिपेंड किया था, फ्लक्स बाई आई क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। यही कांस्टेंट क्या कहा जाएगा उस कॉइल का? सेल्फ इंडक्टेंस। तो इस तरह से और भी बहुत सारे कॉइल का लूप का हम बता सकते हैं। जैसे मान लो एक रेक्टेंगुलर लूप है, एक अगर रेक्टेंगुलर लूप है, एक साइड ए है, एक इसके का साइड बी है, और इसका बोला गया कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन निकालने के लिए, तो इसमें अप्रोक्सीमेशन लेने के लिए बोला जाएगा कि टेक अप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेशन। तो हम जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं सेंटर पे, उसको पूरे एरिया के लिए ले लेंगे और फ्लक्स निकालेंगे। पहले इसमें क्या करेंगे? करंट मानेंगे, करंट चलते हम सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे और उसको पूरे एरिया के लिए मैग्नेटिक फील्ड वैसा ही मान लेंगे यूनिफॉर्म, और फ्लक्स निकाल करके करंट से डिवाइड करेंगे। अगर मान लो दे दिया गया एक रेक्टेंगुलर सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लूप, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लूप दिया गया जिसका साइड ए है, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। इसमें क्या करेंगे? करंट आई ले मानेंगे अपने मन से, फिर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर निकाल सकते हैं आसानी से? सेंटर पे, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उसको पूरे एरिया के लिए अप्रोक्सीमेट करके मान लेंगे, तो पूरे एरिया से फ्लक्स निकालेंगे और फ्लक्स में करंट हटा देंगे तो क्या मिलेगा? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो इस तरह से सबको ये ट्राई कर लेना अपने से कि किसी भी स्क्वायर लूप का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होगा। स्क्वायर लूप का साइड ए है, साइड ए है, तो इसका कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लूप ऑफ साइड ए है तो इसमें भी अप्रोक्सीमेशन लेके बताना है कि इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कितना होगा। कैलकुलेट हो जाएगा ये सब, ये दोनों को अपने से ट्राई कर लेना है। स्क्वायर लूप का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लूप का कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब कैलकुलेट करना है सबको कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलोनॉइड, लॉन्ग सोलोनॉइड। अगर कोई लॉन्ग सोलोनॉइड है, इनफाइनाइट सोलोनॉइड है, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलोनॉइड। सोलोनॉइड में क्या क्या चीज रहता है? सोलोनॉइड में क्या क्या पैरामीटर चाहिए? एक तो उसका रेडियस चाहिए, रेडियस ऑफ द सोलोनॉइड आर है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है? एन है, और ये सोलोनॉइड कैसा है? लॉन्ग सोलोनॉइड है, इनफाइनाइट है। तो सेल्फ इंडक्टेंस
सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड और सोलेनॉइड दिया हुआ है लॉन्ग। ये लॉन्ग सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड इज लॉन्ग टाइटली उंड ये दिया हुआ है। रेडियस ऑफ ईच टर्न रेडियस ऑफ ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू एन। ये सब दिया हुआ है। तो कैलकुलेट करना है सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस। रेडियस दिया हुआ है, रेडियस है कैपिटल आर। नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन। टाइटली उंड अंदर में मीडियम क्या है एयर वैक्यूम। अंदर में मीडियम नहीं है तो इसका बताना है सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। कैलकुलेट हो जाएगा। सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे करंट मानेंगे। पहले फ्लक्स निकाल चुके हैं सबको याद होगा। अगर फ्लक्स का फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट उसमें से करंट केवल हटाना है, वही क्या हो जाएगा तो सेल्फ इंडक्टेंस। तो किसी सोलेनॉइड में अगर करंट आई दिया रहेगा तो उसके चलते फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स तो निकाले ही थे हम लोग पहले। फ्लक्स निकालो और सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल्स टू फ्लक्स बाई करंट। क्या आंसर आया कितना रहा है। तो पहले करंट आई मान लो फ्लक्स निकलवाए थे ना कि नहीं निकलवाए थे इसमें निकलवाए थे ना तो वही यूज करना है। नॉट एन आई कुछ मिस्टेक है थोड़ा सा और सोचो। किसी कॉइल से फ्लक्स कैसे निकालते हैं। एक रिंग से फ्लक्स नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारा रिंग है कॉइल है। कॉइल से फ्लक्स निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड का क्या फॉर्मूला था। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड मी नॉट एन आई
और करंट आई मानेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं, वी नॉट एन आई। एक रिंग का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। और एक रिंग से फ्लक्स निकालेंगे, क्वाइल दिया हुआ है तो कितना रिंग है, नंबर ऑफ रिंग से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स, किसी क्वाइल से फ्लक्स निकालने में क्या करते हैं, एक टर्न से फ्लक्स निकालते हैं वो फाई। नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, तो पूरे क्वाइल से फ्लक्स कितना हो जाएगा, एन इंटू फाई, एन इंटू फाई। इसमें देखो क्या करना है, सबसे पहले करंट मान लेंगे किसी भी कॉइल का। अगर हमको कैलकुलेट करना है सेल्फ इंडक्टेंस, तो पहला स्टेप में लेट करंट, लेट करंट इन द कॉइल, कॉइल और लूप इज आई, करंट आई। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, ये होता ना है मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई। फ्लक्स थ्रू वन टर्न, क्वाइल से फ्लक्स निकाल रहे हैं, एक रिंग से फ्लक्स नहीं निकाल रहे हैं, ध्यान रखो क्वाइल है। क्वाइल से फ्लक्स निकालने के में हम लोग क्या करते हैं, पहले फ्लक्स निकालते हैं एक टर्न से, एक टर्न से फ्लक्स, तो फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू, फ्लक्स थ्रू वन टर्न, मान लो ये फाई है, फाई है तो इस फाई का वैल्यू कितना होगा, फाई का वैल्यू होगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक रिंग से कितना जा रहा है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर में सब जगह क्या होता है, सेम होता है। एक्सिस पर म्यू नॉट एन आई, पूरे अंदर में कहीं भी जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, बाहर में क्या होता है, जीरो। एक रिंग से फ्लक्स हो जाएगा कितना, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट एन आई, नहीं, और एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, एरिया है ना, एरिया है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये फ्लक्स हो गया एक टर्न से। अब इसमें ये तो इन्फानाइट सोलेनॉइड है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन्फानाइट हो जाएगा। हम इसमें क्या करेंगे, पहले एल लेंथ लेंगे, ठीक है, एल लेंथ का हम इंडक्टेंस निकालेंगे। तो अगर इसका हम लेते हैं एल लेंथ, तो एल लेंथ में कितना टर्न होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, एन इंटू एल हो जाएगा। इसका हम लोग कंसिडर किए एल लेंथ, तो एल लेंथ का नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन एल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इक्वल्स टू है कैपिटल एन, कैपिटल एन का वैल्यू क्या है, एन इंटू एल। तो पूरे पूरे कॉइल से कितना फ्लक्स, एल लेंथ के टर्न से कितना फ्लक्स, एल लेंथ केवल लिया गया, इससे कितना फ्लक्स, एल लेंथ से फ्लक्स हो जाएगा, तो फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू होल सोलेनॉइड, फ्लक्स थ्रू कॉइल कितना होता है, एन इंटू फ्लक्स थ्रू वन टर्न, एन का वैल्यू कितना है, एन एल, एन एल इंटू फ्लक्स कितना था, मी नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया फ्लक्स थ्रू क्वाइल, एल लेंथ के, एल लेंथ से इतना फ्लक्स। तो सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल्स टू फ्लक्स बाई करंट, फ्लक्स में करंट डिवाइड कर दो, क्या क्या बच गया, मी नॉट बच गया, एन इंटू एन कितना हो गया, एन स्क्वायर, फिर पाई बच गया, रेडियस का स्क्वायर, और क्या बच गया, लेंथ बच गया। एन स्क्वायर कहाँ बोल, तो एन स्क्वायर बोलना चाहिए, ठीक है, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ से बता सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ क्वाइल ऑफ एल लेंथ कितना गया, तो मी नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू
लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एल लेंथ, एल लेंथ ऑफ ए लॉन्ग। देखो लॉन्ग सोलेनोइड बोल दिया गया तो पूरे का हम लोग नहीं निकालेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, उसमें एल लेंथ का निकालेंगे, एल लेंथ का सेल्फ इंडक्टेंस। क्या चीज बहुत, हाँ मल्टीप्लाई में जीरो के सो तो इन्फिनिटी तक चल जाएगा ना। लेंथ अगर हम इनफाइनाइट कर देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली इनफाइनाइट का मतलब तो जानते ही हो कि यहाँ पर वो चीज़ नहीं है जो हम लोग इनफाइनाइट को समझते हैं। इनफाइनाइट का मतलब 1 मीटर लंबा भी एक इनफाइनाइट हो सकता है अगर उसका कंपैरिजन करें 1 मिलीमीटर से। तो रेडियस से लेंथ बहुत बड़ा है, रेडियस से मान लो लेंथ हो गया 50 गुना बड़ा, तो लेंथ क्या माना जाएगा, इनफाइनाइट। याद कर लो सब लोग इसको, याद हो गया सबको। किसी भी लॉन्ग सोलेनोइड का, टाइटली उंड लॉन्ग सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस उसके एल लेंथ का कितना होगा, तो मी नॉट एन स्क्वायर आर स्क्वायर एल इंटू पाई। तो कॉन्स्टेंट में दो चीज आ गया, मी नॉट कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, बाकी सब पैरामीटर कौन कौन है, एन का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर इंटू लेंथ। तो किसी भी सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस किस किस पे डिपेंड कर रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड कर रहा है एन पे, कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फॉर ए सोलेनोइड याद रखना है सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इस रिजल्ट को याद ही कर लेना है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड जब भी आएगा तो या तो कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करना है, मान लो याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, करंट आई निकाले, माने करंट आई चलते मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था, मी नॉट एन आई। ये मैग्नेटिक फील्ड एक रिंग से कितना फ्लक्स एरिया से मल्टीप्लाई किए, एल लेंथ में कितना रिंग, एन इंटू एल। ये आ गया फ्लक्स, उसमें से करंट को हटा दो तो क्या बच गया, एल। तो डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगा। अब ये बताओ, अगर किसी सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है 0.8 हेनरी दिया हुआ है, किसी सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है 0.8 हेनरी, अगर कोई दूसरा सोलेनोइड है, सब कुछ सेम पैरामीटर है, केवल रेडियस डबल है, सब कुछ सेम है, एन सेम है, टाइटली उंड है, केवल रेडियस डबल कर देंगे तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, तो इसमें कितना टाइम्स, रेडियस को डबल करेंगे तो ये 4 गुना होगा। एन को अगर 3 गुना कर दिया गया, किसी सोलेनोइड का एन 3 गुना हो गया, ट्रिपल कर दिया एन को, तो कैपिटल एल कितना बढ़ जाएगा, 9 टाइम्स होगा। अगर किसी सोलेनोइड का एन को कर दिया गया डबल, एन को कर दिया गया डबल और रेडियस को कर दिया गया ट्रिपल, तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना टाइम्स हो जाएगा, कितना टाइम्स होगा, 10 18 36 क्या, कितना टाइम्स, 36 टाइम्स, ठीक है। क्योंकि रेडियस को डबल करेंगे, रेडियस को ट्रिपल करेंगे तो इसका कितना टाइम्स हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो 9 गुना, तो 2 गुना करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना, 4 गुना, तो दोनों में कितना गुना हो जाएगा, 36 टाइम्स हो जाएगा।
फास्ट हुआ है? फास्ट हुआ है? फिर स्लो हो गया क्या? घड़ी तो कल ही फास्ट हुआ है, अब सही समय दे रहा है। देखते हैं टाइम कितना हुआ अभी तो। अभी 37 ही हुआ, 3 बजकर। वहाँ फास्ट हो गया है, अब 8 मिनट फास्ट हो गया वो। अभी 3:35 हुआ है तो 45 हो रहा है, 10 मिनट फास्ट है। 3:40 हो गया है। अच्छा, मेरा मोबाइल भी स्लो हो गया क्या? ऐसे भी जाड़ा में समय जो है ना फास्ट और स्लो होते रहता है। जाड़ा में सुबह टाइम जल्दी गुजरता है, और दोपहर में गर्मी के दिनों में धीरे धीरे गुजरता है। देखे हो कभी? 2 बजे का समय जल्दी पार ही नहीं होता है ना? सही बात। हाँ, ठंड में दिन भी छोटा हो गया है। ठंड में ज़्यादा सोना नहीं चाहिए क्या? ठंड का एक हम बताते हैं स्टूडेंट के लिए खासकर। ठंड के समय क्या होता है ना, थोड़ा सा चिंता फिक्र जो है वो बढ़ जाता है। टेंशन माइंड में बढ़ने लगता है सबके साथ। इसमें धूप में रहना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन तुमको ज़्यादा थोड़ा टेंशन लगे कि मेरा क्या करियर में क्या होगा, क्या ये सब चल रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ आ रहा है, समझो कि कुछ गड़बड़ी मौसम का है। ठंड में डिप्रेशन ये सब की का ज़्यादा केस आता है। हाँ, बहुत जल्दी आता है नींद। हाँ, बहुत जल्दी आता है और जल्दी जल्दी टूटता भी है। जल्दी नींद तोड़ने के लिए हम उपाय बहुत सारे रखे हुए, लेकिन आजकल रिस्की हो गया है। मच्छरदानी मत लगाओ, मच्छर अपने आप उठा देगा। लेकिन वही कि डेंगू हम लोग हमारे समय में क्या था ना, कि हम तो इसी ऐसे ही टेक्निक अप्लाई करते थे, मच्छरदानी लगाते ही नहीं थे। लेकिन एक बार मलेरिया हो गया, उसके बाद फिर लगाना पड़ा। एक बार नहीं, हमको 3 3 बार मलेरिया हो गया है। मलेरिया होता है तो सबसे खराब चीज़ लगता है उसका मेडिसिन। एकदम टेस्ट उस्ट खराब हो जाएगा, कुछ खाने पीने का मन करेगा नहीं। और डेंगू भी हुआ ही हमको, डेंगू टाइफाइड हुआ था। इस बार भी हमको लगा कि हो नहीं वाला है, लेकिन हम क्या किए ना कि तुरंत जागरूक जग गए। उस समय पूरा जो है ना गिलोय हुआ हुआ तुलसी का काढ़ा उड़ा पीना हम चालू कर दिए। 2 दिन में हम तुरंत देखे कि शुरुआत हुआ होगा, खत्म हो गया। कोरोना में तो हम बाहर भी पूरा घूमे हैं, पानी वानी पिए हैं, कहीं मास्क उसका भी यूज नहीं किए। कोरोना पता नहीं हमको चला कि है कि नहीं है, अभी भी कन्फ्यूजन में हम है। हाँ, कोरोना से तो 1000 गुना बीमारी इधर फैला। इधर इस हाल फिलहाल में घर घर में हर आदमी बीमार था। जिसको सुनो वो टाइफाइड था, नहीं तो डेंगू था, नहीं तो कुछ न कुछ था। वायरल तो सबको हो ही चुका है। अब चलो इसका निकालो, सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट कितना होगा? कितना हेनरी? एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, स्मॉल एन। स्मॉल एन को ही ना बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो दिया हुआ है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ यहाँ क्या लिए? 1 मीटर। 1 मीटर में कितना दिया हुआ है? 5000 टर्न। तो ये स्मॉल एन की गिवन है। रेडियस भी दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। तो इस बार क्या निकालना है? सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है कि सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर देखो निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस बाई लेंथ, ये निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। वैल्यू निकालो हेनरी में। हेनरी में आएगा सेल्फ इंडक्टेंस। पूरा एग्जैक्ट मिनट का वैल्यू पुट करो। मिनट का वैल्यू कितना होता है? पुट करना है। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड होता है म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू लेंथ। ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस। लेकिन क्वेश्चन में निकालना सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर
आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है 10⁻⁻7, यानी कि 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 म्यू नॉट का वैल्यू इंटू पाई इंटू एन स्क्वायर। एन कितना है? 5000 का स्क्वायर इंटू इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू 0.2 मीटर का स्क्वायर। ये आ जाएगा कितना? 4 पाई पाई मिलकर कितना हो जाएगा? पाई पाई मिलकर कितना होता है? पाई स्क्वायर। ये पाई स्क्वायर होता ना है। पाई पाई जोड़ करके गार्जियन लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, नहीं सुने हैं कि पाई पाई जोड़ के पढ़ा रहे हैं। तो पाई पाई मिलके कितना हो गया? पाई स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर और 10⁻⁻7 और इंटू ये कितना हो गया? 25 इंटू 10⁻⁴ इंटू 4 गुना 10⁻⁻2। और ये आंसर किस में आएगा? हेनरी। पाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? 10 होता है। अब कोई किसी के माता पिताजी बोले कि पाई पाई जोड़ के पढ़ाए हैं, तो पाई स्क्वायर बता देना कितना? 10। 10⁻, ये 8 होगा ना? 6 होगा। तो आगे कितना आ गया कैलकुलेट करके? 3.94 हेनरी पर मीटर। हेनरी पर मीटर आ जाएगा। ज़्यादा आएगा? तो आगे कैलकुलेट कर लेना है। तो 10 ले लो। पाई स्क्वायर से 10 ले लो। कितना? 4। 4 केवल 4। अरे तो कैलकुलेशन कैलकुलेशन आसान कर रहा है ना। पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 लो जब भी आए तो। तो सेल्फ इंडक्शन निकाल सीखे ना हम लोग। अब सीखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन इसी तरह से एक कॉइल में क्या कर लेंगे? करंट मानेंगे। दूसरे से क्या निकालेंगे? फ्लक्स। फ्लक्स में करंट को डिवाइड करेंगे, क्या मिल जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एम। सेल्फ इंडक्टेंस कैसे हो गया? एल। और दो कॉइल के बीच में कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एम। ऐसे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्या हुआ? अरे ऐसी बन गया। बचपन में सब टेक्निक सीखते थे, चूहा बनाने का, आदमी बनाने का, ये सब। तो अब देखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन नेक्स्ट क्लास में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।